कमेंट कर दीजिए। 41% से तेजस्वी यादव 31% पर आ गए 37 होते हुए, और प्रशांत किशोर बढ़ गए। नीतीश कुमार भी लगभग वही है, 2-3% कम हुआ है। आप इस आंकड़े को कैसे देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि 2012 में जब पंजाब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो मनप्रीत बादल का भी स्टॉक इसी तरीके से बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, और सारे एनालिस्ट और सारे सर्वे यही बता रहे थे कि इस बार तो पंजाब के अंदर लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई है और मनप्रीत बादल जो है ब्लैक हॉर्स हैं। और अंत में क्या हुआ, मनप्रीत बादल अपनी दोनों सीट हार गए। तो इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ उनको लेता नहीं हूं जब तक कि वाकई में नतीजे सामने ना आ जाएं। क्योंकि इस तरीके की क्या का एक थर्ड एंगल हम पत्रकारों को भी बहुत मजा देता है हाँ, एनालिसिस करने में, क्योंकि सबसे आसान एनालिसिस वही हो जाती है सही फिर बात। कि आप एक आदमी को आगे बढ़ा दीजिए। देखिए बिहार की जो जमीन है वो एक अलग तरीके की जमीन है। बिहार में इस वक्त दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, एक तो महत्वपूर्ण होने वाली नीतीश कुमार की तबियत, कि क्या नीतीश कुमार सरकार चलाने के योग्य भी हैं या योग्य नहीं है। क्या क्या नीतीश कुमार को एक खास तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही, क्या उनको एक कठपुतली बना के कुछ लोग अपनी पॉलिटिक्स को चमका रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त बिहार के कोने कोने में आपको दिखाई पड़ेगा अगर आप ध्यान से पूछे तो। दूसरा मुद्दा इस बात को लेकर यह है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त नीतीश कुमार के साथ है। 20 साल, और इस 20 सालों के अंदर बिहार की जो जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में खराब होती हुई दिखाई पड़ रही। आज भी 20 साल किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए पूरे प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए काफी होता है। 20 साल में बता रहा हूं आपको, 20 साल के अंदर चाइना कहां से कहां पहुंच गया था। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एक पायदान ऊपर पर कैपिटा इनकम में नहीं है, नॉट वन। आप सारे पैरामीटर उठा के देख लिए, सारे हर पैरामीटर में बिहार आज की तारीख में देश में सबसे कम है। कहने को तो कहते हैं कि 12% की हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है। अगर 12% की जीडीपी ग्रोथ रेट है तो फिर बिहार कम से कम उत्तर प्रदेश को ही पीछे कर देता। बिहार की पर कैपिटा इनकम $866 पर है और यूपी के करीब 1400 के आसपास है। तेलंगाना 4600 के आसपास पड़ जाता है। तो मेरा कहना यह है, क्या जनता इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देगी? जनता बिल्कुल भूल जाएगी कि नहीं नीतीश कुमार जी बड़े अच्छे हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है। अरे काहे की डबल इंजन की सरकार चल रही है? पिछले 11 साल से तो डबल इंजन की सरकार है ना, तो क्यों नहीं प्रगति हो रही? तो यानी मेरा आप कह कहना रहे हैं यह है लोकल कि इश्यूज पर होगा पूरा इलेक्शन बिहार का, ये एसआईआर वोट चोरी वाले मुद्दे नहीं बनेंगे? 100%। और देखिए पिछली बार भी लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था तेजस्वी यादव को, और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि आखिरी के 3 हफ्ते में तेजस्वी यादव ने बिल्कुल कमाल किया था। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी अंतिम समय तक पानी पीने के कगार पर आ गई थी। 0.07% का डिफरेंस था, जबकि कोई आदमी तेजस्वी यादव आरजेडी को, गठबंधन को बिल्कुल भाव देने को तैयार नहीं था। लेकिन 0.07, और ये उस वक्त की बात है जब नीतीश कुमार की लोकप्रियता भी ठीक थी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक था। नरेंद्र मोदी बिल्कुल 303 सीट लेकर आए थे, उनकी लोकप्रियता भी चरम पे थी। आज ना तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता चरम पे है, ना नरेंद्र मोदी की यानी लोकप्रियता चरम पे आशुतोष, है। आप ये इशारा कर रहे हैं ये जो तेजस्वी यादव का ग्राफ 41 से 37 होते हुए 31 पे आया, चुनाव आगे बढ़ेगा तो ये ऊपर चढ़ेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं अब देखिए, मैं किसी भी सर्वे पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कमी आ रही है। ओके। जो पहले थी वो आज भी, और खास तौर पर एसआईआर के बाद से, क्योंकि एसआईआर के बाद की जो स्थिति पैदा हो रही है उसमें नुकसान महागठबंधन को तो बिल्कुल नहीं हो रहा। निशाने पर चुनाव आयोग है, निशाने पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है, निशाने पर नीतीश कुमार है। अच्छा, ऐसा करें आशुतोष, अगर अगर पिछले 1-1.5 महीने को हम पहला चरण मान लें प्रचार का, एसआईआर, वोट चोरी, सारा, तो क्या यह क्लियरली मान लिया जाए कि महागठबंधन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन पहला राउंड इस नैरेटिव का, इस प्रचार का बिहार चुनाव का जीत गया पूरी तरह से? नहीं, नैरेटिव की बारे में कह सकता हूं मैं, ये नहीं नैरेटिव कहूंगा ही पूछ रहा हूं। नैरेटिव, हाँ देखिए, और नैरेटिव की जहां तक बात है, वो अगर आप देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कोई नैरेटिव सेट ही नहीं कर पाए। वो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे संविधान बचाओ का मसला हो, चाहे कास्ट सेंसस का मसला हो, चाहे नरेंद्र सरेंडर का मसला हो, चाहे एसआईआर का मसला। ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रिएक्ट कर रही है और बिल्कुल एक्ट नहीं कर पा रही अच्छा, ठीक है। तो ये जबकि नरेंद्र मोदी की खासियत ये मानी जाती थी कि 2013 में जब वो लोकसभा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे, 10 साल, तकरीबन 9.5 साल तक उन्होंने नैरेटिव सेट किया था, लोग रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है आशुतोष, लेकिन अगर वोटर लिस्ट ठीक ठाक निकल आई बन के, 1 सितंबर के बाद भी बहुत ज्यादा क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई, जो कि अभी तक मिलती आ रही है कुछ चेंजेस के साथ, तो यशवंत जैसे कह रहे हैं कि 60% लोग बोल रहे हैं ये मुद्दा बैकफायर भी कर सकता है।
नहीं, बिल्कुल बैकफायर नहीं करेगा। देखिए, पॉलिटिक्स में जो जितना मेरा अनुभव है, पॉलिटिक्स में एक बार जब परसेप्शन बनने लगता है और परसेप्शन गिरने लगता है तो फिर उसको बचाना बड़ा मुश्किल काम होता है, जिसे कहते हैं चिपिंग अवे। एसआईआर चुनाव का मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसकी जो छवि है उसको इसने डैमेज किया है। और यह भी परसेप्शन यह है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा था। किसके कहने पे मनमानी कर रहा था ये सब जानते हैं, और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही वो सब करने के लिए तैयार हुआ है, जो दरअसल ठीक है आशुतोष, अब मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से बताइएगा। वैसे भी आप ईमानदारी से, हमेशा ईमानदारी से, हाँ मैं ईमानदारी से ही बोलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं थोड़ा खुल के अंदर जाकर थोड़ा मन की बात बताइएगा। ये वोट चोरी होती है क्या, या फिर ये सिर्फ वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं और गड़बड़ियों तक ही उसे सीमित रखना चाहिए? ऐसे कॉन्स्पिरेसी और साजिशन योजनाबद्ध तरीके से वोट चोरी होती है क्या? देखिए, मैं पत्रकार हूं, मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में बिल्कुल यकीन नहीं करता, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जब था तब मैं जरूर कह सकता हूं कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो अपने इलाके के या अपने बूथ के जो वोटिंग लिस्ट है या इलेक्टोरल लिस्ट है उस पर घटाव बढ़ाव नहीं करती। जो जबर होता है, जो मजबूत होता है, जिसके साथ सरकार होती है, जिसके साथ सत्ता होती है, जिसके साथ लोकल बीएलओ होता है, वो अपनी मनमानी करने में कामयाब हो जाता है। बीएलओ मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट जिसकी होती है, ऑब्वियसली, मैं सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। और ऐसे में अब ये हो सकता है कि सरकार बीजेपी की हो लेकिन वहां पे आरजेडी का उम्मीदवार बहुत मजबूत हो, तो लोकल लेवल पे उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, उसकी दबंग का नहीं, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं ना आशुतोष, क्योंकि इस मामले में आपका एक्सपीरियंस हम सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपने जमीन पर एक नेता के तौर पर काम किया है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर सरकार से वोट चोरी करवा रहा है, सरकार के लिए वोट चोरी करवा रहा है, ये गलत है ना? देखिए, नहीं, मैं जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा, जब तक मेरे पास तथ्य नहीं होंगे, तब तक मैं कैसे किसी की बात को सच मान लूं या गलत मान लूं? मेरा काम एनालिसिस करना, मैं एनालिसिस कर। हाँ, एक बात में जो मैंने कहा कि वोटर लिस्ट में डिलीशन एडिशन ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो चुनाव के मौके पर होती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर। ठीक है, नहीं मैं यही सुनना चाह रहा था आशुतोष, बिल्कुल सही किया आपने कि आपने ये बता दिया कि अभी तक राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का कैंपेन चलाया उसमें सबूत वोट चोरी का एक भी नहीं दिया। अच्छा हुआ आपने ये क्लियर कर दिया आशुतोष कि उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने जवाब मांगे, पर आपने ये कह दिया कि वोट चोरी का एक भी सबूत राहुल गांधी ने नहीं दिया। नहीं, माना इसमें गलत है। मैंने ये नहीं कहा राहुल गांधी के पास सबूत है, मैंने कहा मेरे पास सबूत नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। मेरे पास जब तक सबूत नहीं आएगा, जब तक मैं उसकी एनालिसिस नहीं कर लूंगा, तब तक मैं कंफर्म नहीं होगा। मैं राहुल गांधी के कहने पे, नरेंद्र मोदी के कहने पे किसी के आरोप को नहीं मानता। ठीक है, ओके।